तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टर्किश इन्वेजन अपॉन इंडिया, यानी कि भारत पर तुर्कों का कैसे आक्रमण हुआ। और जब हम तुर्क की बात कर रहे हैं तो हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की। इस लेक्चर में हम महमूद गजनवी की बात करने वाले हैं। 11वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंडिया में बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन हुए, और ये जो इन्वेजन थे ये कहाँ से हो रहे थे? तुर्क से हो रहे थे। तो ये जो टर्किश जो ये रेस है, ये सेंट्रल एशिया की एक रेस है, वहाँ की एक नस्ल है। ये बहुत ही खूंखार और लड़ाकू हुआ करते थे। और जब 8th सेंचुरी में इस्लाम प्रोपेगेट होता है तो इन लोगों ने भी इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद 10th सेंचुरी के लास्ट में और 11th सेंचुरी के स्टार्टिंग में सबसे पहला जो अटैक होता है वो महमूद गजनवी का होता है, जो कि एक इसी रेस से था, यानी कि एक तुर्क था। तो अब हम बात करते हैं गजनी की। तो लगातार 2 सेंचुरी हो चुकी थी, 2 सेंचुरीज हो चुकी थी, और लगातार स्ट्रगल करने के बाद भी जो मुस्लिम इन्वेडर थे ये केवल सिंध, मुल्तान, अफ़गानिस्तान यहीं तक केवल अपना डोमिनेंस यहाँ पे इस्टेब्लिश कर पाए थे। इससे आगे वो बढ़ नहीं पा रहे थे। और इनका सपना था कि पूरे इंडिया में इस्लाम को फैला दिया जाए। और ये जो इनका काम था, जो अरब ने स्टार्ट किया था और आगे वो कर नहीं पा रहे थे, इस काम को आगे कौन बढ़ाता है? अब इसको आगे बढ़ाते हैं तुर्क। तो स्टार्टिंग में जब अब गजनी से जब इंडिया में अटैक होते हैं, तो गजनी की अगर बात करें तो गजनी में 1932 में पहला रूलर जो आपको याद रखना है वो है अलप्तगिन। तो अलप्तगिन ये एक तुर्क सरदार था और इसने इस्टेब्लिश किया गजनी में एक इंडिपेंडेंट स्टेट। और उसके बाद ये जो अलप्तगिन था, स्टार्टिंग में तो स्लेव था ये, लेकिन बाद में खुरासान और बुखारा, इन दो जगहों के जो सामान्य रूलर थे उनका ये फ्यूडल के तौर पे काम करता था, और बाद में फिर ये खुद से अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये था पूरा प्रोसेस गजनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट के बनने का। अब इसकी फाइट स्टार्ट होती है जयपाल शाही से। तो 1977 ये वो टाइम था जब अब अलप्तगिन के बाद अगला रूलर गजनी में आता है और उसका नाम था सुबुक्तगिन। तो सुबुक्तगिन अलप्तगिन का ही स्लेव था और बाद में फिर ये इसका सन इन लॉ बन जाता है। ये बहुत एम्बिशियस था और ये एक योग्य सेनापति भी था। कमांडिंग जो इसकी पावर थी वो अच्छी थी। और गजनी के जो नेबरिंग स्टेट था, हिंदू शाही डायनेस्टी वहाँ रूल कर रही थी। और ये जो डायनेस्टी थी हिंदू शाही डायनेस्टी, ये जलालाबाद से लेके सरहिंद और कश्मीर से लेके मुल्तान तक इनका पूरा एम्पायर फैला हुआ था। अब जो अलप्तगिन था वो तो अपना ज़्यादा टाइम सेंट्रल एशिया की पॉलिटिकल जो उसकी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उसी को सुलझाने में अपना टाइम उसने निकाल दिया था। लेकिन फिर भी उसने कई बार इंडिया में रेड मारी थी। और उस टाइम पे पंजाब में जयपाल शाही ये रूल किया करते थे, और शायद अफ़गानिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट है वो भी इनके अंडर में ही था। लेकिन अलप्तगिन को ये पता था कि ये जो राजशाही हैं इससे उनको खतरा है। और इसी तरीके से जो जयपाल हैं उनको भी ये पता चलता था कि उनको गजनी से खतरा है। तो इन दोनों को पता था कि दोनों ही एक दूसरे के लिए फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली गजनी पर उसने अटैक किया। गजनी पर अटैक पहले किस तरफ से होता है? राजशाही की तरफ से होता है। और टाइमिंग थी लगभग 986 या 87। लेकिन ऐसा कहते हैं कि भयानक वहाँ पे तूफान आ गया था और उसकी वजह से उसकी जो आर्मी थी वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गई। और उसके बाद
गिन के साथ उसको एक ट्रीटी करनी पड़ी और उसके अलावा जो कंपेंसेशन था वॉर का वो भी देना पड़ा और 50 हाथी भी उसने देने पड़े और काफ़ी सारे अपने जो रीजन्स थे वो भी देना पड़ा। लेकिन बाद में जब ये ट्रीटी हो जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है, तो बाद में हालाँकि उसने ये सब फिर ठुकरा दिया। अब इसके बाद सुबुक्तगीन जो है, वो फिर से अपनी एक बड़ी आर्मी लेकर के जयपाल शाही जो रूलर है, उसके ऊपर अटैक कर देता है और जयपाल को इसमें हेल्प भी मिलती है कुछ रूलर से, जैसे कि प्रतिहार से, चाहमान से, चंदेल से। ये लोग इसकी हेल्प करते हैं और भयानक युद्ध होता है। लेकिन ये लोग अच्छी अच्छी तरह से फाइट भी करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनली जो जीत होती है वो किसकी होती है? सुबुक्तगिन की। तो इस तरीके से सिंध वाला जो एरिया था, जो सिंध इंडस रिवर का जो एरिया था, वहाँ तक अब सुबुक्तगिन का क्या हो गया है? अधिकार। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे तीसरा रूलर आएगा गजनी का। हमने अल्पगिन की बात कर ली, सुबुक्तगिन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं महमूद की। तो होता ये है कि 1997 में सुबुक्तगिन की हो जाती है डेथ और उसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होता है उसके दो बेटों के बीच में। एक का नाम इस्माइल और दूसरे का नाम महमूद। फाइनली महमूद इसमें जीत जाता है और 1998 या 1999 में वो अब यहाँ पे गद्दी पे बैठता है और उस टाइम पे उसकी एज बताई जाती है 26। तो महमूद जो है, इसने सबसे पहले सभी जितने अभी तक मुस्लिम रूलर हुए हैं उसमें सबसे पहले इसने सुल्तान का टाइटल लिया था और उसके बाद इसका इतना प्रभाव था कि बगदाद का जो कालिब था, खलीफा, उसने उसको एक इंडिपेंडेंट रूलर मान लिया था। तो इस तरीके से इसकी महमूद की जो पोजीशन थी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और उसने भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अपनी जो फादर की पॉलिसी थी उसी को फॉलो किया, यानी कि एग्रेसिव पॉलिसी को ही कंटिन्यू रखा। अब हम देखते हैं कि महमूद गजनवी, क्योंकि वो गजनी का रूलर था तो गजनी भी हो गया। तो महमूद गजनवी का इंडिया में जो अटैक होता है उसका पर्पस क्या था? तो अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग पर्पस बताए हैं, सभी देख लेते हैं। कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जो पर्पस था वो प्योर इकोनॉमिक था। वो केवल और केवल यहाँ की जो वेल्थ था उसको लूटने के लिए आया था और वो इसकी कहानियाँ सुना करता था बचपन से कि भाई इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया है। तो इस तरह से उसकी इच्छा थी कि मैं भी इस चिड़िया को एक दिन जाके लूट लूँगा। और इसके अलावा फिर वो ये भी सोचता था कि वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाए, अपने आप को वहाँ वेल इस्टेब्लिश कर ले। तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, क्योंकि अगर अपनी आर्मी को बड़ा करना है तो पैसे चाहिए होंगे। तो ये कहाँ से मिल जाएगा? इंडिया से। तो इस तरीके से इंडिया उसकी प्लानिंग में स्टार्टिंग से ही रहा है और उसने ये टारगेट, जो पहले जो इन्वेडर हुआ करते थे उनका टारगेट क्या होता था? फोर्ट होता था जहाँ रूलर्स रहते थे। लेकिन इसने फोर्ट्स को ज़्यादा टारगेट नहीं किया, बल्कि इसने ज़्यादा मंदिर को टारगेट किया, क्योंकि इसको ये पता था कि मंदिरों में बहुत ज़्यादा, भारत के जो मंदिर होते थे उस टाइम के, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति यहाँ रहती थी। आज भी ऐसा है। फिर ये सब जो रीजंस थे, इन सब ने उसको मोटिवेट किया कि वो इंडिया की तरफ आए। एक तो ये वाला व्यू हो गया। दूसरा, एक कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि उसका यहाँ आने का जो रीज़न था वो प्योर रिलीजियस था और उसकी इस्लाम में बहुत ज़्यादा उसका फेथ था और उसका मतलब वो ये समझता था कि अगर मैं इंडिया में अटैक कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये मेरा इस्लाम के लिए, ये मेरी सर्विस है, सेवा की भावना से काम कर रहा है। हिस्टोरियन है उत्बी, इन्होंने लिखा है कि महमूद जो है, भारत पर जो अपना अटैक उसने किया था उसको वो जिहाद समझता था और उसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि किस तरीके से यहाँ इस्लाम को प्रोपेगेट किया जाए और किस तरीके से मूर्ति पूजा का विनाश कर दिया जाए। ऐसा बताते हैं हिस्टोरियन उत्बी। उत्बी ये भी कहते हैं कि एक बार उसने अपने सभी मिनिस्टर्स को बुलाया और उनसे कहा कि भाई मुझे आप लोग आशीर्वाद दीजिए, तो इस तरह से मैं धर्म का झंडा लेकर के सत्य को प्रकाशित करने के लिए, न्याय की जड़ों को दृढ़ करने के लिए इस योजना में सफलता प्राप्त कर सकूं। इस तरीके से वो जो उसका इन्वेजन है वो उसके लिए प्योर क्या है?
प्योर रिलीजियस एक टास्क है। और यहाँ पे आकर के उसने बहुत सारे जो उससे हो सका उतने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। उससे जितना हो सका उतनी उसने मंदिर तोड़ डाली, जितनी उससे हो सका मूर्तियाँ यहाँ पे खंडित कर दी, पूरे तीर्थ स्थान जितने थे सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये जो स्कॉलर्स हैं इनका ये कहना सही लगता है कि हाँ उसको रिलीजियस मोटिव था यहाँ आने का। फिर ये भी कुछ लोग कहते हैं कि उसका प्योर पॉलिटिकल मोटिव था। तो ये बात ज़रूर है कि हाँ वो एक अच्छा कमांडर था, तो इस अच्छा कमांडर होने के नाते फिर वो चाहता था कि उसको वो जब वॉर करे तो उसमें उसकी विक्ट्री हो, फिर उसके बाद उसका लोग उसको जाने, एक ये भी बात हो सकती है। और इस वजह से उसने इंडिया पर अटैक किया कि ये उसके लिए अपनी पॉलिटिकल पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया पे अटैक करना और इसको जीतना, ये इसके लिए एक अच्छा एक रास्ता हो सकता है। फिर इसके बाद कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई खलीफा की तरफ से ही उसको आदेश दिया गया था, है ना, यानी कि यहाँ पे कोई और ही था जो कि ये सब चला रहा था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि हाँ भाई बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने इनको सुल्तान के रूप में इनको अप्रूवल दिया था कि हाँ ठीक है आप टाइटल सुल्तान का ले सकते हैं। और महमूद ये भी कहा जाता है कि महमूद ने खलीफा के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हर साल इंडिया पर अटैक करूँगा, और लगभग 16 या 17 बार उसने अटैक किया। 17 टाइम्स का ज़्यादा सोर्सेस में आता है। तो ऊपर हमने जितने रीजंस देखे और आगे हम जो उसके काम देखने वाले हैं उन कामों को देख करके तो यही कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल प्लस जो धर्मांधता जिसको कह सकते हैं, ये दो रीज़न थे। ये दो उसका जो फेनेटिज्म था रिलीजन को लेकर के, ये दो रीज़न कहे जा सकते हैं कि उसको मोटिवेट उसने ये रीज़न से जिसने उसको मोटिवेट किया इंडिया आने के लिए। अब यहाँ पे एक नाम हमको और इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, अल-बरूनी। तो ख्वारिज़्म के शाह थे जिनको हराया था महमूद ने, और उसके बाद अल-बरूनी को वहाँ से लिया था और फिर अपने साथ इनको जहाँ भी गया लेकर के साथ में गया। तो इंडिया में इसको 1018-19 में इंडिया में इस टाइम पे इसको लाया गया था। और अल-बरूनी ने उस टाइम पे इंडिया को जैसा देखा उस तरीके से उसने लिखा है। और उनका जो बुक है उसका नाम है किताब उल हिंद, या इसी को तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। तो ये बहुत डिटेल्ड ये पूरा ग्रंथ है। इसमें रिलीजन, फिलॉसफी, जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो लॉजी है, जो जितना भी ट्रेडिशन है, जितने भी कस्टम्स हैं, सोशल लाइफ कैसी थी, मेज़रमेंट कैसा था और मेज़रमेंट के क्या तरीके थे, यहाँ का आर्किटेक्चर कैसा था, लॉ कैसा था। इसके अलावा टोटल 80 चैप्टर्स इसने बना रखे हैं। इसमें उसने भगवत गीता, वेद, पुराण, पतंजलि के जो ग्रंथ हैं और मनुस्मृति, इन सब को उसने कोट किया है। इसके अलावा उसने जो यहाँ की जो कास्टिज़्म है, कास्टिज़्म को भी उसने अच्छे से बताया हुआ है। और उसने अपना जो ये ग्रंथ लिखा है तो उसका जो तरीका है वो क्वेश्चन से है, क्वेश्चन फिर उसके बाद उसका आंसर। तो जिस तरीके से उपनिषदों को उसने देखा कि उपनिषदों को लिखने का तरीका ऐसा होता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ उसने उपनिषदों की इन बातों को कॉपी किया। और एडवर्ड सी सचाऊ हैं, इन्होंने इंग्लिश में अल-बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ रिलीजन इस नाम से इन्होंने एक बुक लिखी है। और ऐसा कहा जाता है कि भाई जो इंडियन लिटरेचर है उसको स्टडी करने के लिए अल-बरूनी ने संस्कृत सीखी और पुराण वगैरह सारा पढ़ा उसने, ब्रह्म सिद्धांत, बृहत संहिता, सांख्य, योग दर्शन, इन सब को उसने पढ़ा। और ऑब्वियसली जब पढ़ेगा तभी तो वो समझ पाएगा। और उसने महमूद के लाइफ पे भी एक बुक लिखी है, उसका नाम है तारीख ए यामनी। तो इस तरीके से आपको अल-बरूनी के बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए कि कब आया और उसकी बुक का नाम क्या है, किताब उल हिंद, उसने इंडिया की किन चीज़ों को लिखा है, फिर उसका तरीका क्या है लिखने का, फिर
उसने महमूद के लाइफ पे जो बायोग्राफी उसकी लिखी है उसका क्या नाम है। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी के जो जितने भी उसने अटैक किए, तो उसमें से हम कुछ अटैक्स ले रहे हैं। अब कहा तो जाता है कि 17 थे, लेकिन उनका डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा आप अलग अलग सोर्सेज देखेंगे, अलग अलग डेट्स आपको मिल जाएंगी। तो मेरा ये सजेशन है कि डेट्स के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है ना। कुछ आप फर्स्ट वाला जो अटैक है, जो लास्ट वाला अटैक है, सोमनाथ वाला जो अटैक है, 3 अटैक आपको याद रहने चाहिए। 3, फर्स्ट, लास्ट और सोमनाथ वाला। बाकी के जो हैं उनको बस आप एक नॉलेज के लिए ठीक है, इसको भी देख लिया जाए, ऐसे करके आप कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जयपाल पे उसने अटैक किया। हालांकि उसने जो फर्स्ट अटैक जो था वो हुआ था 1000 एडी में, और उसने गजनी के बाद इंडिया की तरफ आने वाले जो फोर्ट्स थे उन सबको उसने कैप्चर किया, और उसके बाद फिर उसने जयपाल पे अटैक किया। तो जयपाल पे जो अटैक हुआ वो हुआ 1001 एडी, और इसमें जयपाल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट इन्होंने किया, लेकिन फाइनली हार गए। उसके बाद उनका उनका जो बेटा था, उनका बेटे का बेटा जो था, सबको बंदी बना लिया गया, और उनको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया। उनको रस्सियों से बात करके सम्राट के सामने लाया गया, और उनके साथ ऐसा बिहेवियर किया गया जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। फिर उन लोगों ने जब बाद में सुल्तान को बोला कि भाई हम आपको इसके बदले में बहुत सारा पैसा देंगे, हाथी देंगे, तो इस तरीके से फिर उनको छोड़ दिया गया। फिर इसके बाद अगला जो अटैक है वो होता है भेरा पर। झेलम रिवर के पास भेरा सिटी थी, और यहाँ पे 4 दिन तक भेरा के जो किंग थे राय, उन्होंने इनके साथ फाइट किया महमूद के साथ, लेकिन फाइनली वो भी हार गए, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। फिर इसके बाद अगला अटैक होता है 1006 में मुल्तान पे, और मुल्तान पे जब अटैक किया तो वहाँ पे फ़तेह दाऊद रूलर था। तो फ़तेह दाऊद को उसने हराया, और इसके अलावा जयपाल जयपाल का जो जयपाल का बेटे का बेटा जो था सुखपाल को उसने फ़तेह दाऊद को दे दिया। बाद में फिर सुखपाल, जिसने कि पहले इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, उसने फिर से इस्लाम छोड़ दिया और रिवोल्ट किया, और रिवोल्ट करने के बाद फिर से महमूद फिर से वापस आता है, फिर मुल्तान आया, और फिर से दोनों को फिर से बंदी बना लिया। तो इस तरीके से मुल्तान पर जो उसका अटैक होता है 2 बार हो जाता है, 1006 में और उसके बाद 1008 में। इसके बाद 1009 में आनंद पाल, अब आ जाते हैं आनंद पाल। तो आनंद पाल जो हैं अपने फादर की जो हार हुई थी उससे ये डिमोरलाइज नहीं होते हैं, और इनको पता था कि महमूद जो है वो बार बार फिर से आएगा, और इसलिए ये अपने को पूरा प्रिपेयर कर रहे थे फाइट करने के लिए। और महमूद को भी ये बात पता थी कि आनंद पाल जब तक है अभी, यानी कि जो शाही जो स्टेट है, शाही ये जो डायनेस्टी है, ये जब तक है तब तक वो इंडिया में आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसका मतलब दोनों को ही पता था कि दोनों ही एक दूसरे के लिए खतरा है, तो इसका मतलब इनके बीच में तो बैटल होके ही रहेगा। तो इस तरीके से हुआ भी, और इसमें जो आनंद पाल हैं इन्होंने बहुत सारे दूसरे जो हिंदू रूलर्स थे उन सब का हेल्प लिया, और सब ने पूरा तन मन धन से अपना हेल्प भी किया। और वहिंद में 1009 लगभग ये 1009 एडी में इनके बीच में युद्ध होता है, और इसमें ऐसा कहते हैं कि जो इनका हाथी था जिस पे सवार थे, वो पता नहीं उसका क्या मूड खराब हो गया, और उस वजह से जो कि जो रूलर हिंदू शाही के जो ये आर्मी है ये जीत रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि अब महमूद यहाँ पे हारने ही वाला है, लेकिन अचानक से ये हाथी ने सब डिस्टर्ब कर दिया, और उसके बाद फाइनली बाद में महमूद यहाँ पे जीत गया। तो ये एक कह सकते हैं कि एक मिलिट्री फॉल्ट की वजह से ऐसा हुआ। फिर इसके बाद अगला है अटैक नगरकोट पे। तो नगरकोट कांगड़ा में आनंद पाल को हरा करके फिर वहाँ आगे बढ़ा। वहाँ कहते हैं कि कोई ऐसी आर्मी थी नहीं,
तो इसलिए वहाँ पे आसानी से इसने उसको कैप्चर कर लिया और वहाँ से इसको बहुत सारा सोना, दिनार और चाँदी ये सब कुछ यानी कि खूब इसको वहाँ से संपदा मिली। इसके बाद नारायणपुर की बात करें तो नारायणपुर में अलवर स्टेट में नारायणपुर पे इसने कैप्चर किया और वहाँ के जो किंग थे उसने इनको सरेंडर कर दिया। फिर इसके बाद थानेश्वर पे अटैक होता है 1014 एडी लगभग और वहाँ पे जो वहाँ के एक हिंदू कोई रूलर थे उन्होंने रजिस्ट किया था लेकिन फिर भी इसने पूरी तरह से उनको हरा दिया और उसके बाद इसने जो सिटी है जहाँ भी जाता था पूरी तरह से वहाँ लूट मार हो जाती थी। तो चंद्र स्वामी की वहाँ से मूर्ति को उठा ले गया था और गज इस मूर्ति को गजनी में ले करके वहाँ का एक जो चौराहा था वहाँ पे इस मूर्ति को डाल दिया गया। फिर इसके बाद नंदन के पास सॉल्ट रेंज है, वहाँ नमक की पहाड़ी है, वहाँ पे आनंद पाल फिर पहुँच गया था क्योंकि आनंद पाल लगातार हारते ही जा रहे हैं और उसके बाद उनके बेटे आते हैं त्रिलोचन पाल और इन्होंने भी फिर फाइट किया लेकिन नंदन वाला जो एरिया था वहाँ भी इसने महमूद ने उसको भी जीत लिया और त्रिलोचन पाल फाइनली फिर कश्मीर चले गए और वहाँ जाने के बाद वहाँ उन्होंने अपने फ्रेंड तुंग से हेल्प ली लेकिन बाद में त्रिलोचन पाल की कहते हैं कि उनके जो फ्रेंड लोग थे उन्होंने इसकी हत्या कर दी। अब इसके बाद इनका अगला अटैक होता है कश्मीर पे। देखिए क्योंकि हमारे पास डेट्स काफ़ी सारी हैं, नाम काफ़ी सारे हैं, तो मेरा ये कहना है कि ये मुश्किल काम होगा कि एक बार में सारी चीज़ें याद कर लें। तो केवल मैं ये कहूँगा कि आप पहली बार में केवल फर्स्ट, लास्ट और जो सोमनाथ वाला अटैक है इसको ही देखें, इसी को दिमाग में बिठाएं। बाकी के जो नाम हैं उनको आप देख लें, आपके नॉलेज दिमाग में कहीं ना कहीं रहना चाहिए कि हाँ रीड किया हुआ है, लेकिन इसको ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल याद कर लेना है। अब इसके बाद बात करते हैं कश्मीर। कश्मीर में बात कुछ थोड़ा अलग थी। यहाँ पे रूल कर रही थी रानी दिद्दा और दिद्दा ने इनको, ऐसा कहा जाता है कि दिद्दा से ये जीत नहीं पाया था। अब जो भी रीज़न रहा हो कि वहाँ का मौसम ख़राब था, क्या दिक्कत थी, लेकिन दिद्दा से ये जीत नहीं पाया। फाइनली कश्मीर को इसको छोड़ना पड़ा। फिर इसके बाद आता है मथुरा। मथुरा 1018 एडी और क्योंकि ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि थी, हिंदुओं का पूरा इसमें कहना चाहिए कि पूरा आस्था केंद्र था, तो इसलिए इसने विशेष तौर पे यहाँ पे जो मूर्ति थी उनको तो लगभग कहते हैं कि लगभग 1000 मूर्तियाँ इसने तोड़ दी और कितना इसने यहाँ से धन लूट लिया इसका तो मतलब कुछ एस्टिमेट ही नहीं किया जा सकता है। मतलब जितना इसने यहाँ बर्बादी की है, तो बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि जिस जिस तरीके से इसने यहाँ बर्बाद किया, पूरा लोगों को मारा काटा, आज तक की हिस्ट्री में ऐसा कहीं एग्जाम्पल दूसरा कहीं मिलता नहीं है देखने को। फिर इसके बाद कन्नौज की बात करते हैं। कन्नौज के रूलर थे जयपाल और जयपाल को भी इसने फाइनली हरा दिया और यहाँ भी ऐसा कहा जाता है कि 10,000 मंदिर थे जिसको इसने पूरा नष्ट कर डाला और बाकी 350 हाथी लेकर के और लगभग 55,000 स्लेव्स को लेकर के गजनी गया। तो चलो ये भी अगर मान लें कि बढ़ा चढ़ा के बात कही जा रही है, तब भी आप कम भी करेंगे तब भी ये जो डेटा है ये काफ़ी ज़्यादा है। अब इसके बाद बुंदेलखंड में जो रूलर थे उनका नाम था गंड और उनका बेटा था विद्याधर और विद्याधर ने बहुत बड़ी आर्मी यहाँ सामने रखी थी और यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे जानकारी मिलती नहीं है कि क्या हुआ था। ऐसा कहते हैं कि शायद विद्याधर की आर्मी को देख करके महमूद गजनवी घबरा गया था कि भाई इतनी बड़ी आर्मी से कैसे फाइट करेंगे। कुछ जगह ऐसा भी कहा जाता है कि विद्याधर यहाँ से रात में ही छोड़ दिए युद्ध का मैदान। तो खैर जो भी बात रही हो, लेकिन ये क्लियर है कि ये जो बैटल था इसका कोई रिजल्ट निकला नहीं, लेकिन फिर भी इसने यहाँ से भी बहुत लूट मार की थी। अब हम बात करते हैं सोमनाथ की। तो सोमनाथ के लिए वो निकलता है 1024 में और उस टाइम पे सोमनाथ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो वहाँ के रूलर भीम पे थी।
लेकिन कहते हैं कि जो भीम थे, महमूद के पहुँचने के पहले ही कैपिटल छोड़ कर के भाग गए। लेकिन जो मंदिर के बाकी जो प्रोटेक्टर थे, उसके जो गार्ड्स थे, उन लोगों ने 3 दिन तक, और साथ में उन लोगों ने आस-पास के एरिया से जो हिंदू अ, रूलर्स थे, जो हिंदू पब्लिक थी, उन सब से हेल्प लिया, और 3 दिन तक 3 दिन तक भयानक युद्ध हुआ। और कई बार ऐसा लगा कि महमूद हारने वाला है, मतलब इसको जीतना उसके लिए, मतलब अभी भीम चले गए हैं यहाँ से, जो यहाँ का रूलर है वो नहीं है, उसके बाद भी महमूद कई बार हारते-हारते बचा, जिसमें उसने की हर तरह की ट्रिक्स यूज़ की और फाइनली इसको जीत लिया। और ऐसा कहा जाता है कि उसने 50,000 से ज़्यादा लोगों को काट डाला। और सोमनाथ की मूर्ति जो है बिना सहारे के मंदिर के बीच में सधी हुई थी, लटकी हुई थी, और उसमें बहुत तरह-तरह के जेम्स लगे हुए थे। सबको उसने हटवा दिया, उसके बाद मूर्ति जो है गिर गई। और उसके बाद ऐसा कहते हैं कि जो पुजारी लोग थे उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई आपको जो पैसा चाहिए, पैसा हम आपको दे देंगे, और भी पैसा आपको मिल जाएगा, आप मूर्ति मत तोड़िए। लेकिन उसने कहा कि भाई मेरे को तो आइडल डिस्ट्रॉयर ही बनना है, मूर्ति भंजक ही बनना है मुझे, बुत शिकन इसको कहा जाता है। तो इसने उसको तुड़वा दिया मूर्ति को, और उसके बाद मक्का मदीना उसके टुकड़े भिजवा दिए, और इसके अलावा वहाँ की गलियों में, मस्जिद की सीढ़ियों में उसको डलवा दिया। तो इस तरीके से यहाँ से भी इसने बहुत ज़्यादा जो है तो दीनार में इसको यहाँ से संपत्ति मिली। इसके बाद एक लास्ट जो अटैक है वो है जाट। जाटों ने बहुत परेशान करके रखा हुआ था, जब सोमनाथ से लौट रहा था तब भी उसको बहुत परेशान किया था। तो उनसे बदला लेने के लिए इसने 1027 में जाट के ऊपर अटैक किया, और बुरी तरह से उसने वहाँ भी कत्लेआम मचाया, और बहुत से जाट को तो नदी में ऐसे ही डुबो दिया, बच्चों को पकड़ करके ये अपने गजनी लेके चला गया था। तो इस तरीके से अगले 3 सालों में उसकी हो जाती है डेथ। तो ये था उसका पूरा, कहना चाहिए कि हिस्ट्री। तो मैंने जैसा कि कहा था आपको कि आपको केवल ये नाम सीक्वेंस भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये याद रखिए कि 1000 में इसका पहला अटैक होता है, और जयपाल के साथ फिर उसके बाद नेक्स्ट फाइट होती है। बाकी नाम कि हाँ ठीक है, भेरा में भी अटैक किया, मुल्तान पे भी अटैक किया, और उसके बाद नगरकोट पे अटैक किया, नारायणपुर पे अटैक किया, थानेश्वर हो गया, नंदन हो गया, कश्मीर हो गया, मथुरा हो गया, और कन्नौज हो गया, बुंदेलखंड हो गया, सोमनाथ की डेट आपको याद रखनी है। तो सोमनाथ में 1024 में निकला था, 1025 और 26 ये इसमें पूरा इसने इस टाइम पे लूटा था इसको। और उसके बाद लास्ट जो इसका इन्वेजन था, लास्ट वाला 1027 जाट से जो इसका फाइट होता है। अब हम ये देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या था महमूद का इंडिया पे जो अटैक होता है, उसका क्या इम्पैक्ट था। तो देखिए, पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये हुआ कि उसने पूरी तरह से जो हिंदू रूलर्स थे उसको पूरी तरह से हिला करके रख दिया। और उसके बाद पंजाब को उसने अपना जो एम्पायर है उसका एक पार्ट बना लिया, और टर्किश एम्पायर यहाँ पे उसने इंडिया में इस्टेब्लिश किया। और बाद में जो रूलर्स आएंगे, जो अ, जैसे मोहम्मद गौरी आने वाला है, तो उन सब के लिए एक तरह से रास्ता खोल दिया। फिर इसके बाद इससे ये भी पता चलता है कि जो पॉलिटिकल वीकनेस थी ये सामने आ गई, और इससे ये भी एक कहना चाहिए कि एक उसने रास्ता बना दिया कि अब जो भी अटैक होंगे वो यहीं से होंगे। बाद तक जितने भी अटैक होंगे उनके लिए यहीं से एक पाथवे उसने एक तरह से बना दिया। तो इसमें 2 बातें आपको याद रखनी है। एक ये कि भाई उसने पंजाब को अपने एम्पायर का पार्ट बना लिया, और टर्किश एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया, और दूसरा इंडिया की जो पॉलिटिकल वीकनेस है उसका यहाँ से पता चला। दूसरा इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत ज़्यादा एक कहना चाहिए कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, है ना? और लोगों को बहुत उसने मारा, तो इस तरह से जन धन की कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हानि हुई। फिर उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर और सोसाइटी पे अगर बात करें, तो इसने जहाँ कहीं भी गया वहाँ
मंदिरों को नष्ट कर दिया। और इससे पता चलता है कि कितना ये रिलीजियसली ब्लाइंड पर्सन था, इससे ये पता चलता है। और इस तरह से इस्लाम के आने से अब जो इंडियन कल्चर है, जो सोसाइटी है, वो भी अब चेंज होना स्टार्ट हुआ। और जो यहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन है, इस पे जो इस्लाम है उसका इम्पैक्ट अब पड़ने लग गया। हालांकि ये खुद तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी जो स्कॉलर्स हुआ करते थे उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। इसके कोर्ट में कहते हैं फिरदौसी, अलबरूनी, उतवी, इस तरीके के स्कॉलर्स इसके कोर्ट में रहते थे। अब अगर हम महमूद गजनवी का इवैल्यूएशन करें, अगर उसका मूल्यांकन किया जाए, तो लेन पूल हिस्टोरियन रहे हैं, इनकी बात को अगर देखा जाए, ये कहते हैं महमूद एक ग्रेट कमांडर था और बहुत डेयरिंग पर्सन था, मेंटली फिजिकली बहुत स्ट्रांग था। और ये भी सही बात है कि बहुत ज़्यादा दूरदर्शी नहीं था। और ये बात भी सही है कि जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नया कंसेप्ट है, वो एक तरह से स्टार्ट करने वाला आदमी था। मतलब नई चीज़ें, इसको नई चीज़ों पे चलने पे इसको कोई गुरेज नहीं था। और मूर्तियों से इसको विशेष समस्या थी, इसीलिए इसको बुद्ध शिकन कहा गया, डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल। और ये बात हमने ऊपर देखी ली कि खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी ये जो स्कॉलर्स हुआ करते थे, आर्टिस्ट हुआ करते थे, उनको प्रोटेक्ट करता था, उनको उनको अपने कोर्ट में रखता था। और इसका जो सिल्वर कॉइन्स इशू हुए हैं, उसके एक तरफ अरबी और दूसरी तरफ संस्कृत लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई हैं। और फिर इसके दरबार में हमने बात कर ही ली है कि अलबरूनी, फिरदौसी, कुतबी, फारूकी, ये सब स्कॉलर्स थे। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है और अलबरूनी जो है महमूद के टाइम पे ही इंडिया आ गया था। और ऊपर हमने बात कर ही ली है, किताब उल हिंद उसने लिखा है। तो ये हिस्ट्री के एक अच्छे, ये जो बुक्स हमने नाम बताए, ये हिस्ट्री के एक अच्छे सोर्स हैं, जिससे कि हमें उस टाइम पे चीज़ें पता चलती हैं कि कैसी थी।